नमस्कार द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। मेरे साथ हैं प्रोफेसर मनोज कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल द पिलर के ऊपर। हम बात करेंगे बिहार चुनाव 2025 के बारे में। बिहार की जो ज्ञान और बुद्ध की धरती है बिहार, वहां चुनाव होने जा रहा है। और तीन इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक बोलते हैं, एनडीए गठबंधन और प्रशांत किशोर तीसरे मोर्चे के रूप में उभरे हैं। क्या माहौल है सर? राजवीर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और नवरात्रि की आपको शुभकामना। और आज के दिन आपको भी आपने सर। ये बिहार चुनाव का जो विषय चुना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब रही बिल्कुल सर। बात कि जिस तरीके से चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन आने वाला है और मुझे लगता है कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में चुनाव हो सकते हैं। तो अभी जी। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसा आपने बताया कि अभी एनडीए की सरकार वहाँ पे चल रही है और बाकी जो विपक्षी दलें हैं, चाहे आरजेडी हो और अभी जैसे आपने बताया कि प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज पार्टी है, वो भी पिछले 2 से 3 सालों के अंदर में जिस तरीके से जनता के बीच में पदयात्रा के माध्यम से जनसंपर्क करके एक अपोजिशन के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके की वहाँ की एक राजनीतिक चहलकदमी सारे पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ी है, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, पिछले 2005 से लेके अभी तक 25 यानी 20 साल के इस शासन व्यवस्था में अगर आप देख लीजिए, तो नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। और उन्होंने नो डाउट जब जी। उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री जब वो बने थे, उस समय का बिहार और आज के बिहार में बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन आपको को देखने को मिलेगा और हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी आज की जो वर्तमान जो बिहार के जो जनता है और डेवलपमेंट का जो इश्यूज है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, रोजगार का विषय है, युवाओं का विषय है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके आधार पे मैंडेट होगा। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी की सरकार जो चल रही है और वहाँ पे जिस तरीके से जाके पिछले आप दिनों में देख सकते हैं कि मोदी जी का जो जनसंपर्क जो वहाँ पे हुआ है रैली के माध्यम से, और खास करके जो उन्होंने जो घोषणाएं की हैं और जिस तरीके से वहाँ के डेवलपमेंट एजेंडे को भारत सरकार ने जो एक आर्थिक रूप से मदद पहुंचा है, वो सारी चीजें इस चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा वोट के रूप में। और ऑब्वियस है कि अभी एनडीए चूंकि सत्ता में है तो उसकी बढ़त हम सबको दिख रही है। लेकिन चूंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में जनता का क्या रुख होता है, हम सब जानते हैं। तो अभी थोड़ा सा समय है। तो मुझे लगता है कि जो वहाँ की जनता है बड़ी ही मैच्योर है और मैच्योर बिहार की जनता अपने मतदाता का किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेके जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो मुद्दा है यही इन्हीं सारी चीजों के आधार पर बिहार की जनता तय करेगी। जी राजवीर जी। सर ये कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बिहार में करीब 1 करोड़ 80 लाख, करीब करीब 2 करोड़ मतदाता युवा हैं, जो 40% है। और वो युवा मतदान करेगा, क्या मुद्दे रहेंगे उसके? देखिए, बिहार का युवा हो या किसी भी राज्य का युवा हो, युवा का एक ही जो चुनौती होता है। क्योंकि ऑब्वियस है कि आपने जिस तरीके से जो कोटेशन बताया, वो कोटेशन युवाओं को ही प्रूफ करता है कि किसी भी देश का और राज्य का युवा के उस विकास में और खास करके राजनीतिक डेवलपमेंट में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सर बिहार में करीब 13 करोड़ जनसंख्या है और 7 सवा 7 करोड़ वोटर हैं। उनमें करीब बताया 2 करोड़ युवा हैं, 3.25 करोड़ महिलाएं हैं। और वहां बिहार में क्या है कि महिला वोटर ज्यादा पड़ते हैं। पिछली बार की आप बात करें कि 60% महिलाओं ने वोट किया था और पुरुषों ने 54.5% वोट किया था। मुद्दा आता है सर, पढ़ाई, दवाई और कमाई। दूसरे शब्दों में कहें हम, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वोट फैक्टर बनेगा, गेम चेंजर बनेगा? देखिए, ऑब्वियस है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है राजवीर जी। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज में या किसी भी राज्य में महिलाओं का योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगर आप देख सकते हैं 2005 से लेकर अभी तक जितने भी स्कीम्स लाए गए हैं उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। निचले स्तर से लेके और पंचायती स्तर में, और खास करके वहाँ के जितने भी जो पब्लिक सेक्टर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ऑब्वियसली कि उनका बेनिफिट उनको हर चुनाव में मिलता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि युवाओं जो रोजगार मांगते हैं तो पिटाई होती है, लठ पड़ते हैं उनके ऊपर। और जो आदमी, जो पुरुष है वहां का, जब रोजगार मांगने जाता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता, पलायन करना पड़ता है उसको। और महिलाओं की बात करें तो कहते हैं कि महिलाओं जो इस समय 10,000 के लिए, 5,000 के लिए खाते में डाला जा रहा है, इससे क्या होने वाला है? देखिए और राजवीर कई जी, लोग। ऑब्वियस है कि प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर जी पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे बिहार में रह के पदयात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच में एक तरीके से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि पिछले 20-25 सालों में बिहार में जो भी सरकार रही, नीतीश जी के नेतृत्व में, कभी वो एक बार आरजेडी के साथ भी 2 बार चले गए, फिर जी बीजेपी के तुम्हारा साथ आ गए। और जिस तरीके से उन्होंने जो जो सवाल रेज कर रहे हैं, जो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, नो डाउट वो युवाओं को अपील कर रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बिहार का जो पॉलिटिकल जो मैंडेट है, जो वहाँ का वोटर्स है, वो आप जितने भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल पार्टीज हो या रीजनल पार्टीज हैं, सबके अपने अपने वोट बैंक हैं वहाँ पे, चाहे छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी है। लेकिन आज के डेट में प्रशांत किशोर जी के जो पार्टी है जनसुराज, उनके पास कोई पॉलिटिकल वोट बैंक नहीं है। सर सारे मुद्दे एक तरफ, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सारे, और जातिवाद एक तरफ। बिहार चुनाव में बताते हैं मुद्दे गौर हो जाते हैं, जातिवाद उभर के आ जाता है। आपने कहा पीके के साथ कोई वोट बैंक नहीं है। पीके कहते हैं कि मैंने तो जो नया बिहार जगाया है। आपने कहा था परिवारवाद, उन्होंने कहा 1200 परिवार थे जिनके राजनीति इर्द गिर्द बिहार की घूमती थी। उस समय से हट करके युवाओं को बताया कि इनके अलावा भी तुम नेता बन सकते हो। तो पीके ने एनडीए गठबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बहुत सारे नेताओं को स्पष्ट रूप से आरोप लगाए। दूसरा, जातिवाद से हटा करके और बिहार के युवाओं को जागृत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप किस तरह मोर्चा खड़ा करिए, ऐसा शासन देंगे कि 10-12 हजार के लिए युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन क्या पीछे के विचार पर मुलाकात करेगा? देखिए राजवीर जी, बिल्कुल एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जी के पास ऑब्वियस है कि आज के डेट में कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन वो जिस तरीके से क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, जो युवाओं को अपील कर रहा है, और नो डाउट जो भी एक वर्ग है वहाँ पे, जिस तरीके से पिछले 25-30 सालों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल पावर को ग्रैप्स किया है, वो चाहे आर्थिक रिसोर्स के नाम पे या राजनीतिक रिसोर्स के नाम पे, वो आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस देश में आप देखिए, दिल्ली में भी एक प्रयोग हुआ था जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, जन आंदोलन के माध्यम से, करप्शन के अगेंस्ट में, ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट में, लोकपाल के अगेंस्ट में। और दिल्ली की जनता ने बड़े अच्छे तरीके से उनको मैंडेट भी दिया। लेकिन बड़ा मतलब उनका जो रिजल्ट रहा वो बड़ा ही नेगेटिव रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज उनकी स्थिति क्या है। तो ये मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कि प्रशांत किशोर जी बात बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन उस बात में आपने जैसे बात किया कि जिस तरीके का करप्शन, जिस तरीके का आरोप वो जो लगा रहे हैं, ये ऑलरेडी इस देश की राजनीतिक वर्ग ने इसको देख चुका है। तो मुझे लगता है कि सपने उससे युवाओं कुछ को दिखा नया रहे हैं, ऐसी, सपने भी अच्छे दिखा रहे हैं वो। नहीं नहीं, देखिए सपने बड़े बड़े ऑब्वियसली दिखा रहे हैं सर बिहार के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब आती है और जब चुनाव में जाती है, तो वो अपना एक स्टेक होल्डर्स और एक अपना ग्रुप तैयार करने का काम करती है। जो कि मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा कि आज के डेट में उनके पास कोई ग्रुप नहीं है, कोई उनका वोट बैंक नहीं है। इसीलिए वो हर जगह इस तरीके की चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं। लेकिन ये देखना है कि आने वाले समय में, क्योंकि बिहार की जो जनता है, क्योंकि आपने जैसे एक सवाल किया है कि जाति जो है वो, इस जी सच्चाई जी। को हम नकार नहीं सकते हैं। राहुल गांधी तेजस्वी ने अभी वोट चोरी अभियान जो था उसमें बड़ी जोर शोर से रैली पद यात्रा निकाली थी, देखा होगा आपने, रथ यात्रा पद यात्रा मिला करके। और करीब वो 15-20 दिन चली और काफी जिलों में ज्यादातर जिले कवर किए थे, और जो जिले रह गए थे वो तेजस्वी यादव ने कवर किए थे। और ये संदेश दिया गया था कि बिहार में अगर वोट चोरी नहीं रुकी तो न तो आपका राशन मिलेगा, ना आपका इंश्योरेंस मिलेगा, ना आपका कोई सरकारी सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। ये अभी वो सर्वे देख रहे थे, करीब 16% तक दूसरे नंबर पर, मतलब रोजगार के बाद दूसरे नंबर पर मुद्दा जनता ने स्वीकार किया है। इस तरह के मुद्दे सरकार के खिलाफ जाते हैं। आप मतलब कह रहे हैं कि जेडीयू की सरकार 20 साल से अच्छी चल रही है और परिवर्तन किया है, तो युवा अभी लाठी खा रहा है। और वोट चोरी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल गांधी लीड कर रहे हैं अभी। और बीजेपी देखिए और राजवीर, एनडीए गठबंधन की कहीं कोई रैली नहीं है। नहीं नहीं, देखिए राजवीर जी, ऑब्वियसली कि मैं यहाँ पे एज ए किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जी, एक पॉलिटिकल जनाब एनालिस्ट के विश्लेषक। रूप में आपसे, जी विशेषज्ञ के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वही कहना जी चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी और एक संगठन वाइज देख लीजिए, रिसोर्सेज वाइज देख लीजिए, तो बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन आप जी देख सकते हैं कि वो आज भी बिहार में जड़ें अपनी जमा नहीं पा रही हैं। वो आप देख सकते हैं, जब से वो सत्ता से 89 से बाहर जब से हुआ है, तब से वो डायरेक्ट रूप से वहां पे सत्ता में नहीं आ पा रही है। आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट है, देख सकते हैं। तो ये कहना कि मतलब संगठन और रिसोर्सफुल होने के चलते ही हम सिर्फ
सत्ता में आ सकते हैं, ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि वहाँ पे जो कांग्रेस का जो पोजीशन है वो बिल्कुल अपने दम पे वो कुछ कर नहीं सकती है। उसको आरजेडी के ही कंधे पे सवारी करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने वोट बैंक हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया है। अभी तक आप देख सकते हैं कि नहीं वहां पे किया इस तरीके की जी। चीजें नहीं दिख रही हैं। सर अगर हम बात करते हैं बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस और पीके की जन स्वराज पार्टी, अगर अलग अलग लड़ती है तो क्या बहुत मिल सकता है किसी पार्टी को? देखिए ये चीज है, मैं बिल्कुल प्रिडिक्शन जो आप करना चाह रहे हैं या जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आज के डेट में हम इस पे एग्जैक्ट कोई चीज नहीं कह सकता। क्योंकि देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और जिस जी। तरीके से उनका जो एक संगठन का जो एक प्रारूप है, जिस तरीके से उनका एक मैकेनिज्म है, जिस प्रकार से उनका बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से वो लोग जनसंपर्क करता है, चाहे योजना जितनी भी योजनाएं हैं उसके माध्यम से, या सामाजिक जो और सांस्कृतिक जो। सर बीजेपी के बारे में बता दूं मैं आपको, इस बार बिहार चुनाव की कमान स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी संभालेंगे, उन्होंने सब वादा किया है। पूरा उन्हीं की देख देख में चुनाव होगा, प्रभारी कोई भी रहे वो अलग चीज है। और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है बिहार का, इसलिए उन्होंने कहा कि खुद कमान संभालूंगा मैं। साथ ही साथ अब बात करेंगे सर, अब बिहार की सारी ज्यादा चर्चा हो गई, लेकिन जो रह गई है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, जो जनमानस में युवाओं में जोश भर रहे हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू के जो मुख्यमंत्री के चेहरा है अपने नीतीश बाबू, उनको लोग उबाऊ हो गए, जो पुराने हो गए उबाऊ हो गए, कोई नयापन नहीं है इनके अंदर। तो कहीं जेडीयू का उबाऊपन और बीजेपी सक्रियता मिलकर के आरजेडी और कांग्रेस की सक्रियता से पीछे दोनों रह जाएगी। देखिए राजवीर जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए भारतीय राजनीति में एज कभी भी फैक्टर नहीं रहा है। अगर इसकी तुलना अगर हम करना चाहें तो अगर आप नेहरू जी से लेके और अभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, और बहुत उबाऊ सारे शब्द प्रयोग कर स्टेट्स रहे में हैं, अगर उबाऊ आप, हो गए। बहुत सारे स्टेट्स में आपको मुख्यमंत्री दिख जाएंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी जो बिहार का जो समाज है या जो भारत की जो समाज है, ये इस तरीके के अप्रोच पे नहीं सोचती। अगर ऐसा सोचती तो शायद आपको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में, अब जैसे आप देख सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे साहब हैं, तो आप देखिए उनका उनकी आयु क्या है। ऐसे आपको तमाम चेहरे देखने को मिल जाएंगे, हर स्टेट में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस आधार पे किसी भी राज्य का मतदाता अपना चुनाव नहीं करता है। तो और लेकिन मैं दूसरा एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए तेजस्वी यादव जी नो डाउट यूथ हैं, राहुल जी भी अपने आप को 55 साल के शायद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अपने आप को युवा यूथ कहते मानते हैं। हैं। ये अच्छी युवा नेता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं, तो ठीक है, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये कहना है कि हम यूथ हैं, हमको मैंडेट मिल जाए, तो आपको आप देख सकते हैं कि आप हर विधानसभा में, इवन आप पंचायत के चुनाव में देख सकते हैं कि मैंडेट किस आधार पे जनता देती है। दूसरे तरफ जो तेजस्वी जी हैं, उनके पास एक लिगेसी है, और देखिए लिगेसी, कोई भी लिगेसी हो, उसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो दोनों। आप अगर तेजस्वी जी को उसका जो उनको पॉजिटिव जो मिल रहा है, लेकिन उसका निगेटिव जो है उसका भी उनको प्रभाव दिखेगा चुनाव में। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वन साइडेड उनको बेनिफिट होगा। अगर उनको उसका लालू जी का जो लिगेसी का जो फायदा मिल मिल रहा है, जो जिसको आपने बोला कि कास्ट पॉलिटिक्स को अगर हम डिस्कस कर ले, तो आज भी वहाँ का जो समीकरण है, उनका जो वोट बैंक का जो समीकरण है, वो आज भी माई हमें इंटैक्ट दिखता है। जी जी, बिल्कुल यादव बिल्कुल। मुस्लिम समीकरण। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप देख लीजिए तो जिस तरीके का इसके पहले जो भी चुनाव हुए हो, चाहे 2020 के जो चुनाव हुए हों, या 15 के चुनाव हुए हों, या 10 के चुनाव हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ गठबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जी। उसमें जी। नीतीश जी का जो रोल है, उसकी भूमिका है, वो जिधर जाते हैं उधर किंग उसकी मेकर। सरकार बनती है। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आज भी उनका इम्पैक्ट फैक्टर है। इसको कोई भी राजनीतिक दल या बिहार के समाज का कोई भी व्यक्ति इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जो भी केंद्रीय नेतृत्व है, उन सब ने नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव में जाने का घोषणा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, और वहाँ की जनता इस सब सारी चीजों को समझती है और देखती भी है। सर मेरा मतलब अंतिम प्रश्न से छोटा सा क्वेश्चन है, उससे पहले कहा कि बीजेपी पे तो नेतृत्व करने के लिए नेता नहीं है बिहार में कोई, ये कहना है विपक्ष का। नहीं नहीं, देखिए मैं ठीक है, ये आपका सवाल
हो सकता है, लेकिन आज के डेट में देखिए विपक्ष का नेतृत्व सवाल है, ये किसी भी दावा पॉलिटिकल है। पार्टी का नहीं नहीं नहीं, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेतृत्व होता है, अगर नेतृत्व नहीं है तो फिर वो लोग काम कैसे कर रहे हैं वहां पे? ऑब्वियस नेतृत्व तो नीतीश जी कर रहे हैं, उनके एलआई के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये कहना ऑब्वियस है कि विपक्ष अपना एक मुद्दा उसको चाहिए, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा बाकी जो विपक्षी दल हैं वो आप देख सकते हैं वो सारे फैमिली लिमिटेड पार्टी हैं। अगर आप देख लीजिए, अगर आरजेडी को देख लीजिए तो एक लालू जी के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, उसका नेतृत्व उनके जी जी पुत्र कर रहे हैं। आप उसी तरीके से एनडीए गठबंधन में भी देख सकते हैं कि रामविलास पासवान जी जी, जिन्होंने जो लोजपा जी, बनाया उसका नेतृत्व उनके बेटे लोजपा कर रहे हैं। बनाया। तो इसी तो ये कहना कि मतलब और वहां पे आपको भारतीय जनता पार्टी ही और जेडीयू, अभी जेडीयू में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी तक अपने हाँ, किसी परिवारवाद नहीं है। उत्तराधिकारी को आगे अभी तक नहीं किया है। तो ये एक जी बिहार की जनता इन सब सारी चीजों को देख रही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार की राजनीति का अगर आप डीपली स्टडीज कीजिए तो वहां पे जिस वर्ग का एक बार नेतृत्व कर लेता है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, उस जी वर्ग के खिलाफ वहां की सारी जो उसको छोड़ के जो बाकी कम्युनिटी है उसके खिलाफ वोट करती हैं। ये ट्रेंड रहा है। जी लेकिन अभी तक नीतीश जी जब से इस देश बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये इस तरीके के एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ अभी तक जी जी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ठीक है, ऑब्वियसली कास्ट इज ट्रुथ, पॉलिटिक्स में कास्ट एक सच्चाई है, लेकिन अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे लीडर मिल जाएंगे जो सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से वो जिस जाति और समाज से आते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो जी। सबका साथ सबका विकास और जिस तरीके से सबका उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया सबका है, विश्वास। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सर, लास्ट का प्रश्न है मेरा, बिहार में ऐसा क्या करना चाहिए कि युवा को पलायन नहीं करना पड़े, चाहे वो एम्स में दिल्ली में आना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए दिल्ली आना पड़ता है मुखर्जी नगर में, और उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, मतलब तमिलनाडु और पंजाब चलाना पड़ता है। इन मुख्य जो मुद्दे हैं बिहार में ही मिल जाए, रोजगार मिल जाए, शिक्षा भी मिल जाए और स्वास्थ्य भी मिल जाए, तो क्या मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं और कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है? देखिए अंतिम राजवीर प्रश्न है जी, सर मेरा ये। बिहार बिहार एक बहुत ही ऐतिहासिक और उसका एक लिगेसी वाला राज्य रहा है। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखिए तो बहुत ही समृद्ध राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और जी सामाजिक रूप से रहा है। लेकिन पिछले कुछ काल खंड में जिस तरीके से बिहार का डिटोरेशन हुआ, तो उसके लिए देखिए किसी भी समाज का जब डिक्लाइनेशन होता है तो उसका जिम्मेदार खुद वहाँ का लोग होता है, बाहर का लोग नहीं होता। क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि किसी भी राज्य का जो पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन होता है वहाँ के सोसाइटी जैसा सोचती है, जैसा चाहती है वैसा ही होता है। तो इस बिहार में जो आज ये जो जो कमियां जो हम लोग बैठ के यहाँ गिना रहे हैं या जो समस्याएं हैं, उसका अगर जिम्मेदार कोई है तो बिहार के खुद वो लीडर हैं और वहाँ की जनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, बिहार का हर आयाम और युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, और जो वहाँ के पुरुष वर्ग है उनके क्या अच्छाइयों, कैसे बिहार अच्छा किया जा सकता है, हर मुद्दे को आपने बेबाकी से बताया। चुनाव विश्लेषण का पूरा अपने बिहार का ज्योग्राफी है, इतिहास है, और समझाया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू राजवीर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार।